आइए जी, आज शुरू करते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ बेसिकली एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का होगा अब दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में, सेमेस्टर 1 के लिए। ओके। और ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज़ का मेन उद्देश्य ये है कि आपके पूरे का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं कवर करा दूँ। मैं इसके 13 पार्ट्स बनाऊंगा क्योंकि ये 13 चैप्टर में कवर्ड है मेरे नोट्स के हिसाब से, ठीक है। और इसके मैं चैप्टर्स का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। चैप्टर 1 बात करता है इसकी मीनिंग की, चैप्टर 2 बात करता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, चैप्टर 3 बात करता है ऑफ़र की और एक्सेप्टेंस की। ये सारी टर्म्स आपको चैप्टर वाइज कवर होती जाएंगी ना। चैप्टर 4 बात करता है कंसिडरेशन, चैप्टर 5 बात करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की, चैप्टर 6 बात करता है फ्री कंसेंट की, चैप्टर 7 बात करता है वॉइड एग्रीमेंट की, चैप्टर 8 बात करता है हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट की, चैप्टर 9 बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, चैप्टर 10 बात करता है क्वांटम मेरिट की, चैप्टर 11 बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, चैप्टर 12 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और चैप्टर 13 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट आपके एलएलबी के सिलेबस में ना हो, लेकिन स्टिल मैं पूरा कवर करा दूंगा ताकि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, है ना, आपको कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिस्क्राइब द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो लॉ है उसे बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये लॉ किसने पास किया था? ब्रिटिश इंडिया ने। और ये बेस है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो कि हमारे इंग्लैंड में बनते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे जो हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द लॉज हैं वो हमारे इंग्लैंड में ही बने हुए हैं, एक तरह से इंग्लैंड में ही बेस है वो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता किस पे है? ये सभी स्टेट्स पे लगता है इंडिया के, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता। It determines the circumstances in which promise made by parties to a contract shall be legally binding and the enforcement of these rights and duties। ये जो एक्ट है ये बताता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे किसी ने अगर प्रॉमिस किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो जाएगा और उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एनफोर्समेंट हो जाएगा, यानी उसके अंदर राइट्स और ड्यूटीज़ लागू हो जाएंगी, है ना। इसके बाद हमारा ऑफिशियली चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है जो कि बात करता है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेक्शन 1 की। ये कहता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसके बाद कहता है जी ये लगेगा होल ऑफ इंडिया पे सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? 1 सितंबर 1872। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2H की, जो कि बात करता है मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट के क्या होता है। ये कहता है जी एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपने दो चीज़ यहाँ पे पढ़ी, एक तो एग्रीमेंट और एक पढ़ा आपने एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी हैं, एक तो एग्रीमेंट का होना और एक एनफोर्सेबिलिटी का होना। बात करते हैं दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जी एग्रीमेंट की। इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज ई में। ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। यानी जो आपने प्रॉमिस किया और जो बदले में आपको प्रॉमिस दूसरे ने किया वो एक एग्रीमेंट होता है। यानी एक दूसरे ने जो एक दूसरे को प्रॉमिस किया वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस होता है कि एक आदमी जो प्रपोजल यानी किसी को कुछ ऑफर देता है और दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। इसमें हमारी दो टर्म्स हैं, एक तो प्रॉमिसर, एक प्रॉमिसी। प्रॉमिसर वो व्यक्ति होता है जो ऑफ़र करता है, प्रॉमिसी वो व्यक्ति होता है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। मान लो ए अपनी कार बी को बेचना चाहता है तो ए ने बी से कहा, हे बी क्या तुम मेरी कार बाय करोगे? तो ए हमारा प्रॉमिसर है और बी हमारा प्रॉमिसी है। ओके, एंड इसमें लिखा है कि प्रॉमिस शुड नॉट बी वन साइडेड, ओनली ए म्यूचुअल प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। यानी कि अगर सिर्फ यही प्रॉमिस कर देता है ए तो उसे हम प्रॉमिस नहीं बोलेंगे, ठीक है।
उसे हम एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी मैंने प्रॉमिस बोल दिया। अगर सिर्फ ए प्रॉमिस करता है तो उसे हम एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रॉमिस करना जरूरी है, तभी हम उसे एग्रीमेंट बोलेंगे। इज़ दैट क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात करते हैं जी, हमने देखो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक टर्म तो पढ़ ली, एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है एन एग्रीमेंट and said to be enforceable by law if someone intention exists on the part of both parties to sue each other in case of non fulfillment of their promises। यानी ये कह रहा है भैया कि एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तब होगा जब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उन दोनों की ये इंटेंशन है कि अगर किसी एक पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया, अपने प्रॉमिस को ना पूरा किया, तो हम एक दूसरे पर केस कर देंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तब कहा जाएगा जब दोनों पार्टी ये इंटेंशन करती हैं कि अगर किसी एक ने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो हम एक दूसरे पर केस कर देंगे। स्यू का मतलब केस कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन अदर वर्ड्स, इफ़ इट्स क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन पार्टी। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि भैया अगर आप प्रॉमिस अपना पूरा नहीं करोगे तो आपको कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ जाएगा, उसे बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, यानी एक दूसरे पर कानूनी दायित्व है। इसके बाद हम कहते हैं जी, अगर कोई कॉमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट है उसमें हम ऑलरेडी ये प्रिज्यूम, यानी हम ऑलरेडी मान लेंगे कि पार्टी एक दूसरे पर स्यू कर देगी अगर किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, है ना। लेकिन अगर कोई सोशल प्रॉमिस है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म दे दोगे, यानी ये एग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, एक तो एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी इसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। अब मान लो मिस्टर ए ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं आपको हर महीने 6000 पाउंड्स दूंगा। अब मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 6000 पाउंड नहीं दिए, तो क्या मिस्टर ए की वाइफ मिस्टर ए पे केस कर सकती है? क्या ये लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, क्योंकि ये सोशल प्रॉमिस है। अगर आप दोस्तों यारों में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में किसी को कोई प्रॉमिस करते हो तो वो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं करता है ना, तो इसलिए इसमें हम एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं मानते। मैं बहुत डीपली जा रहा हूँ इसमें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कंक्लूजन की। ये कहता है सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि जो एग्रीमेंट है वही तो एनफोर्सेबल बाय लॉ के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मान लो कोई सोशल एग्रीमेंट है, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, ठीक है। जो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म नहीं देता वो एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, यानी उस एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं है जो लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं करता, ठीक है। वॉइड मतलब जो कि एक तरह से शून्य है, नल है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, इट इज़ द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी ये कहता है भैया कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो लॉ ऑफ एग्रीमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट्स पे ध्यान देता है जो कि क्रिएट करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एक बार की रीडिंग में ही। एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरे शब्दों में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल ऑब्लिगेशन होता है। इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दिया एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि लीगल ऑब्लिगेशन बनाए, अगर कोई सोशल एग्रीमेंट है तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाता, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। वन इन अदर, एवरी एग्रीमेंट नॉट नीड नेसेसरली बी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पता है,
ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नेसेसरली एग्रीमेंट, ये मैंने ऊपर बहुत अच्छे डिफाइन कर दिया। बाइंडिंग एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता कंसर्न पार्टी पे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, इसलिए आप एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है इसलिए आप केस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल है, यानी आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो भैया ये कहता है प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी अगर मिस्टर ए हैं यहाँ पे और मिस्टर बी हैं, ये अपनी कार बेचना चाहते हैं, तो इनको ऑफ़र करना पड़ेगा और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसके बाद करते हैं जी लॉफुल कंसिडरेशन। यहाँ पे शब्द लॉफुली क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मिस्टर ए को कि आप बी का मर्डर कर दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो क्या ये लॉफुल है? ये लॉफुल नहीं है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या ज़रूरी है? कंसिडरेशन, यानी जो मतलब हमारा कंसिडरेशन मतलब जो हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा वो हमारा लॉफुल होना चाहिए। क्विड प्रो क्वो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, इसे आप याद कर लेना, क्विड प्रो क्वो, इसको आपको एग्जाम में चिपका के आना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टी की। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब है कि जो पार्टीज़ है कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, यानी हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा प्रोवाइडेड वो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो, साउंड माइंड मतलब कि वो पागल ना हो एक तरह से, और वो डिस्क्वालीफाइड ना हो किसी भी लॉ में कॉन्टैक्ट करने के लिए। जैसे एलियन एनिमी, कोई विदेशी आदमी है उसके साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी का मतलब होता है अगर किसी देश से हमारा वॉर चल रहा है तो उस देश के बंदे को हम एलियन एनिमी कहेंगे। कॉन्विक्ट मतलब जो कैदी है, इंसॉल्वेंट मतलब जो कि कर्जदार है, जिसे कोर्ट ने घोषित कर दिया आप इंसॉल्वेंट है ना, दिवालिया जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ये लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं भैया, सभी लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिवाय, अरे यार, सिवाय किसके? जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, जो कि अनसाउंड माइंड का है, जो कि एलियन एनिमी है, कन्विक्ट है, इंसॉल्वेंट है। मैंने इसे दूसरे शब्दों में बता दिया आपको, है ना, एक्सेप्शन के तौर पे। इसके बाद फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि भैया एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड। मिस्टर ए मिस्टर बी, ए ने कहा बी से कि कार खरीदो, बी ने मना कर दिया, ठीक है, बी ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। ए ने क्या करा? उसके आगे बंदूक लगाई कि बताओ कार खरीदते हो नहीं खरीदते, और ए ने बी से ले ली पेमेंट। तो क्या ये बी की कंसेंट फ्री है? नहीं, ये फ्री नहीं है, इसमें हमने कोर्शन एक्सरसाइज करा है। आगे हम पढ़ेंगे कोर्शन का मतलब होता है किसी को दबाव में डाल के किसी से कंसेंट ले लेना, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को मतलब झांसा दे देना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। ए ने बी से कहा कि भैया मैं आपको एक ख़जाना निकालूंगा जादू से, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जी सर्टेनिटी की। ये कहता है जी जो टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट के, वो सर्टेन होने चाहिए, अनसर्टेन नहीं होने चाहिए। अब मान लो ए ने कहा बी से कि भैया मैं आपको अपनी कार दूंगा, अब इसने ये बताया नहीं कि कार का मॉडल कौन सा है, कार का कलर कौन सा है ना, तो क्या ये टर्म्स सर्टेन है? नहीं है, तो इसलिए सर्टेनिटी होनी चाहिए। ओके, तो भैया ये हमारा पूरे का पूरा हो गया चैप्टर 1। आप देखोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। सेक्शन याद कर लेना, ठीक है, सेक्शन याद कर लोगे तो हो सकता है थोड़े अच्छे नंबर मिल जाए, लेकिन एक सलाह दूंगा कि अगर सेक्शन नहीं याद है तो गलत कोट मत करना, ठीक है। गलत कोट करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, हो सकता है कुछ भी ना मिले। लेकिन एलएलबी वाले लेवल पे थोड़ा हल्का हाथ रखता है टीचर, एग्जामिनर जो होता है वो नंबर ऐसे काटता नहीं है, लेकिन फिर भी मत लिखना अगर याद ना हो तो। थैंक यू। अब आगे के पार्ट्स भी रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना।